हम्म। तो बच्चों, मेरा नाम हुआ डॉक्टर अंशुमान कश्यप, है ना। आज मैं आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो 3 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, 3 क्लासेस में जो मैंने आपको कवर किया था, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, है ना। तो इसका आज हम लोग ज़रा सा क्वेश्चन आंसर देखेंगे, है ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, तो इसका जरा आज हम लोग बेटे क्वेश्चन आंसर देखेंगे, है ना। एमसीक्यूज वगैरह को जरा सा प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में कवर किया था। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग क्या कर सकते हो, उन तीनों पार्ट को देख करके वापस से इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आज का हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं बेटे। हाँ, तो आज हम लोग बेटे, जैसा कि बताया मैंने कि आज हम लोग क्वेश्चन आंसर को जो है कि डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको लेकर भी आज हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बेटे वो हमारे सामने है। जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, 1938 में, है ना, उसमें इसमें क्या कह रहा है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, यानी कि अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द नेशनल प्लानिंग कमिटी या कमीशन एस्टैब्लिश इन 1938। तो बेटे क्या होता है इसमें, जैसा कि हमें पता है, मैंने पिछले क्लास में आपको कवर किया हुआ है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटे। जी प्रणाम प्रणाम। चलो ठीक है, चल। तो इसमें हम लोग जरा ऑप्शंस देखते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या सही आंसर होगा, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। अब हमें पता है, चलो पहला एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, पहले ऑप्शन को, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। हमें पता है कि 1938 में, है ना, हरिपुरा, हरिपुरा गुजरात, कहाँ पे है ये, गुजरात में कांग्रेस का क्या होता है बेटे, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है। क्या होता है, वार्षिक, कांग्रेस का क्या होता है बेटे, वार्षिक अधिवेशन होता है, ठीक है। क्या होता है बेटे, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है ना, वार्षिक अधिवेशन होता है। तो इस वार्षिक अधिवेशन में 1938 में अध्यक्ष कौन होते हैं कांग्रेस के, कमेंट करके बताओ, है ना। ऑल क्लियर है तो बताओ कमेंट करके कौन होते हैं अध्यक्ष, है ना। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते हैं हरिपुरा अधिवेशन में, सुभाष, सुभाष चंद्र बोस, है ना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है हमारा, 1938 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई, है ना। तो चूंकि हमें पता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष तो सुभाष चंद्र बोस थे, है ना, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था 1938 में ही, 1938 में ही सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय योजना, राष्ट्रीय योजना समिति, क्या चीज का, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। किन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लेकिन 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 इस समिति के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस नहीं बनते। इस समिति के अध्यक्ष, इस समिति के अध्यक्ष बेटे सुभाष चंद्र बोस नहीं बनते हैं, बल्कि
इस समिति के अध्यक्ष है ना, राष्ट्रीय योजना समिति जो होती है, इस राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष किनको बनाया जाता है? राष्ट्रीय योजना समिति का जो अध्यक्ष होता है बेटे, राष्ट्रीय योजना समिति का जो अध्यक्ष होता है ना, वो किसको बनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में बेटे हमने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस के बारे में डिस्कस कर लिया कि ये क्या होते हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, और राष्ट्रीय योजना समिति का गठन भी सुभाष चंद्र बोस ही करते हैं, क्योंकि अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस के, तो स्वाभाविक सी बात है इसकी गठन कौन करेंगे? इसके गठन स्वाभाविक सी बात है कि सुभाष चंद्र बोस ही करेंगे। लेकिन अध्यक्ष किनको बनाते हैं? अध्यक्ष किनको बनाते हैं? जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो अब हमारा एक और विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र, अब चूंकि हम ये जान गए कि राष्ट्रीय योजना समिति के जो अध्यक्ष हैं वो जवाहरलाल नेहरू है, अब राजेंद्र प्रसाद का क्या योगदान था? राजेंद्र प्रसाद का क्या योगदान था? राजेंद्र प्रसाद बेटे, है ना, इस कमेटी के सदस्य बनते हैं। इस कमेटी के राजेंद्र प्रसाद क्या बनते हैं? इस कमेटी के सदस्य बनते हैं, ठीक है ना। इस कमेटी के एक सदस्य होते हैं, और ये क्या करते हैं? कृषि, भूमि सुधार, है ना, इन सब मुद्दों पर, इन मुद्दों पर क्या करते हैं? इन मुद्दों पर कमेटी को सुझाव देते हैं। क्या देते हैं बेटे? इन मुद्दों पर कमेटी को सुझाव देते हैं, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष होते हैं, है ना। सुभाष चंद्र बोस क्या होते हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन भी यही करते हैं। लेकिन हमारा सवाल कुछ और है। सवाल कह रहा है कि किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई, यानी कि राष्ट्रीय योजना समिति का जो अध्यक्ष होगा उसी की अध्यक्षता में क्या होगा? इसकी स्थापना होगी। गठन अलग प्रक्रिया है, स्थापना अलग प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, है ना। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। ये ऑप्शन भी गलत होगा, ये ऑप्शन भी गलत होगा, और सही कौन होगा हमारा? जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटे? सुभाष चंद्र बोस नहीं है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं और राष्ट्रीय योजना समिति का गठन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष जो बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं के अध्यक्षता में इसकी स्थापना होती है। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस, है ना। इसके लेखक कौन है ना। जरा इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसके लेखक है कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम, भगवान दास कृपलानी, इनको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी के नाम से भी जानते हैं। फिर है हमारे पास सैयद अली जहीर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, अब जरा इन विकल्पों पे हम लोग चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए, तो ये जीवत राम जेबी कृपलानी जो होते हैं, ये जेबी कृपलानी जो होते हैं, जेबी कृपलानी ये गांधी जी के सहयोगी ही होते हैं, है ना। कई आंदोलनों में ये गांधी जी के साथ रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम होता है माई टाइम्स। क्या नाम होता है? माई टाइम्स। ये बुक वाला बेटे, ये बुक वाला जो क्वेश्चन है इसको जरा आप लोग ध्यान से समझिए, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटे, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है? ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले बीपीएससी टीआरई के एग्जाम्स में पूछे गए, ठीक है ना। तो ध्यान से इनको जरा सा देखिए। तो जेबी कृपलानी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? माई टाइम्स। क्या है? माई टाइम्स।
और अब हमारे पास एक और विकल्प क्या है, सैयद अली जहीर। तो इसका आंसर जीवत जेबी कृपलानी तो नहीं होंगे। अब आता है हमारे पास सैयद अली जहीर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो सैयद अली जहीर हैं ये कौन होते हैं, ये सैयद अली जो जहीर होते हैं बेटे, ये स्वतंत्रता सेनानी तो होते ही हैं, है ना, लेकिन ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो मैंने आपको पढ़ाया था, जिसका गठन 1861 में हुआ था, फिर इसका सुधार 1892 और 1909 में हुआ था, उस काउंसिल के ये मेंबर होते हैं। उस काउंसिल के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, है ना। और ये कोई बुक वगैरह नहीं लिखे, है ना, इन्होंने कई सारी जो है आर्टिकल्स लेख वगैरह जो है ना, सुधार भारत जो काउंसिल्स में जो बजट का डिस्कशन हो या अन्य किसी भी चीज़ों का जो डिस्कशन होता है बेटे, उन सारी चीज़ों के संदर्भ में ये क्या करते थे, पत्रिकाओं में लेख लिखा करते थे, आर्टिकल्स लिखा करते थे। कौन, सैयद अली जहीर। इन्होंने कोई किताब ऐसी लिखी नहीं थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आते हैं हमारे पास, उसके बाद है बेटे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, गांधी जी के ही अनुयायी थे, है ना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने ये, है ना। और जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ देते हैं 1939 में, तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक। तो इन्होंने जो कुछ बुक्स लिखी थी, उस बुक्स में था बापू के कदमों में, और क्या नाम था, और कौन कौन से बुक लिखा था इन्होंने, आत्मकथा, और क्या क्या लिखा था, सत्याग्रह। ये सारी चीजें याद रखिए बेटा, सत्याग्रह एट चंपारण, इंडिया डिवाइडेड, क्या लिखा था, इंडिया डिवाइडेड। और कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने, और इन्होंने लिखा था महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस, है ना। इस बुक का लेखक कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके अन्य भी बुक थे, और कौन कौन थे, बापू के कदमों में, है ना, आत्मकथा, सत्याग्रह एट चंपारण, इंडिया डिवाइडेड। आया समझ में, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सही उत्तर है, तो ये भी गलत होगा और ये भी गलत होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बेटा ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटे हमारे पास क्या, ऑप्शन ए हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, ठीक है। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने क्या किया था, चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, ठीक है ना। तो इसको जरा सा समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, है ना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1930 से लेकर के 1932 के लगभग तक चला था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू होकर 42 में ही खत्म हो गया। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 1922 तक चला था, और क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो अब हमारा सवाल कह रहा है कि चौकीदारी कर देने से, है ना, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। तो सबसे पहले तो बेटे ये चौकीदारी कर था क्या,
ये जो है आपका चौकीदारी कर क्या था, जरा इसको समझते हैं। तो ये जो चौकीदारी कर था बेटे, है ना, चौकीदारी कर जो था, हर गांव में क्या होता था, चौकीदार की नियुक्ति होती थी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, है ना। और इनकी नियुक्ति कौन करता था, तो जो ये पंचायत समिति, उस वक्त क्या था, पंचायत समिति थे, पंचायत समिति के जो सदस्य होते थे, ये इनकी क्या करते थे, पंचायत समिति के सदस्य नियुक्ति करते थे, ठीक है ना, नियुक्ति करते थे। अब जब आप ये नियुक्त हो गए चौकीदार जो है ये नियुक्त हो गए, तो भैया इनको क्या चाहिए, सैलरी वगैरह तो चाहिए ना, मुआवजा वगैरह तो चाहिए, ताकि ये अपना घर चला सके। तो इसके लिए क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, किसानों से कर लेकर इनको मुआवजा देने लगे, इनको सैलरी देने लगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, पंचायत समिति के सदस्य इसके नियुक्ति करते थे, और अंग्रेजों ने किसानों से कर लेकर इनको क्या किया, इनको सैलरी देने लगे, ठीक है। तो ये था आपका चौकीदारी कर, क्या था ये, यही था आपका चौकीदारी कर, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे सवाल हमारा है कि कौन से आंदोलन के प्रभाव में आके लोगों ने चौकीदारी कर देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो इसका अब जरा देख ले हम लोग, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, असहयोग आंदोलन, है ना, ये इनमें से ना असहयोग आंदोलन है ना भारत छोड़ो आंदोलन है। इसका सही उत्तर क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में क्या हुआ कि जो लोग थे, बिहार के लोग थे, वो इससे काफी परेशान हो चुके थे, है ना। उनका कहना था कि भाई इनको सैलरी देने के लिए हम क्यों टैक्स दें, है ना। अब ये चौकीदार क्या करते थे, यही टैक्स वसूल करते थे, इनको रखा सुरक्षा दृष्टिकोण से नहीं रखा गया। अंग्रेजों को कौन सी भारतीयों की चिंता लग गई कि वो सुरक्षा करने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग क्या कर रहे थे बेटे, ये चौकीदारों को अपॉइंट करके रखे हुए थे, ताकि चौकीदार क्या कर सके, वहां के किसानों से टैक्स कलेक्शन कर सके, कर ले सके, ठीक है, ठीक है ना, तो कर ले सके, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि लोगों ने सबसे पहले तो क्या किया, कर देने से मना कर दिया, बोला हम कर देंगे ही नहीं। उसके बाद क्या करा, पंचायत समिति के जो ये सदस्य थे, जो कि इन चौकीदारों को नियुक्त करते थे, इनका भी इस्तीफा मांगने लग गए, इनको भी कहने लगे कि भैया आप इस्तीफा दो, है ना। और इससे क्या हुआ, इससे यह चौकीदारी कर क्या हुआ, समाप्त हो गया, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका भी आंसर क्या है, आंसर ए, ऑप्शन ए। चलिए, अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, बेटे क्या, जरा चौथे क्वेश्चन को आप जरा डिस्कस करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी, है ना। जो कि वयोवृद्ध महिला के रूप में क्या थी, विख्यात, यानी कि उम्र से काफी जो है ये क्या थी, उम्र से काफी वृद्ध थी, है ना, उम्र से ये काफी वृद्ध थी, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी थी और स्वतंत्रता आंदोलन में काफी बढ़ चढ़ कर क्या कर रही थी, ये हिस्सा ले रही थी, ठीक है ना। अब जरा इसको देखते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है बेटे, हमारे पास है गुलाब कौर, बिन्नी देवी शाह, और कौन है, अरुणा आसफ अली, ठीक है। अब देखो गुलाब कौर कौन थी, गुलाब कौर के बारे में जरा हम लोग देख ले। गुलाब कौर जो थी बेटे, ये विदेशों में रहने वाली महिला थी, जिन्होंने, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था ना, 1913 में क्या होता है, गदर पार्टी की स्थापना होती है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है ना, है ना। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे होती है, पिछला लेक्चर जाकर के देखो, उसमें क्या कह रहा है, गदर पार्टी की स्थापना विदेशों में होती है, यूएस, कनाडा, इन सब जगहों पर होती है, ताकि जो विदेशों में जो भारतीय लोग रह रहे हैं उनको एकजुट किया जा सके, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, और उनको भारत की तरफ क्या किया जा सके, मूवमेंट कराया जा सके। तो गुलाब कौर जो थी, ये गदर क्रांति से प्रभावित होकर, है ना, प्रभावित होकर क्या बन गई, क्रांतिकारी बन गई, ठीक है। इन्होंने मुख्यतः कहाँ काम किया था, इन्होंने मुख्यतः मलेशिया, है ना, मलेशिया, सिंगापुर,
मलेशिया, सिंगापुर आदि जगहों पर, है ना, इनका कार्य था। ठीक है, ये काफी फेमस थी, है ना, ये काफी फेमस स्वतंत्रता सेनानी थी। ये क्या करती थी, मर्दों के वेश में आकर के जो जरूरी सूचनाएं होती थी वो गदर पार्टी के जो ऊपर के जो मेंबर्स होते थे उनको ये पहुंचाया करती थी। ठीक है, और विदेशों में क्या करती थी ये, महिलाओं को, विदेशों में महिलाओं को भी यह संगठित करने का काम करती थी, है ना, संगठित करने का जो है कि यह विदेशों में भी काम करती थी। ठीक है ना बेटे, तो विदेशों में भी यह संगठित करने का काम करती थी। ठीक है, तो ये थी गुलाब कौर, है ना, लेकिन क्योंकि ये क्या थी, गृहिणी थी, ये गृहिणी थी, है ना, वृद्ध महिला थी नहीं, है ना, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है। अब हम दूसरे ऑप्शन पे देखते हैं, ये हमने पहले ऑप्शन को डिस्कस कर लिया, अब दूसरे ऑप्शन पे देखते हैं। दूसरे ऑप्शन कौन है हमारी, विष्णी देवी, है ना, विष्णी देवी शाह। अब ये कौन थी, जरा इनको देख ले हम लोग, है ना, तो विष्णी देवी शाह जो थी बेटे, ये बिहार से बिलोंग करती थी। कहाँ से बिलोंग करती थी, ये बिहार से संबंध रखती थी। ठीक है, और ये गांधी जी से काफी ज्यादा प्रभावित थी, और गांधी जी के द्वारा जो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, उस असहयोग आंदोलन में इन्होंने क्या किया था, बढ़ चढ़कर साथ लिया था। ठीक है ना, असहयोग आंदोलन में, है ना, ये शामिल हुई थी, है ना, और ये भी क्या करती थी बेटे, महिलाओं को, इन्होंने भी क्या किया, महिलाओं को आंदोलन के लिए क्या किया बेटे, संगठित किया। क्या किया, संगठित करने का कार्य किया। तो अब आता है हमारे पास अरुणा आसिफ अली, है ना, अब हमारे पास कौन है, अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली क्या थी, एक वृद्ध महिला थी, है ना, और इन्होंने क्या किया था बेटे, बंबई में, है ना, ग्वालियर टैंक, कहाँ पे, बंबई में ग्वालियर टैंक एक जगह है ना, एक मैदान है, एक जगह है, जहां पर 1942 में क्या हुआ था, कांग्रेस, 1942 में क्या हुआ था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, है ना, और इसी मीटिंग से क्या होना था, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में क्या था, इसी आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे करना है, कैसे लॉन्च करना है, इन सब चीजों के बारे में जो है कि प्लानिंग वगैरह करनी थी, है ना, कि कैसे करना है। तो 1942 में ग्वालियर टैंक बंबई में एक जगह है, वहां पे क्या होता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है ना। इस मीटिंग में, है ना, इस मीटिंग में अरुणा आसिफ अली भारतीय झंडा को पहली बार फहराती है। क्या करती है, पहली बार फहराती है। ठीक है ना, ठीक, और यहीं से ये क्या होती है, फेमस हो जाती है। ठीक है, अच्छा, आजादी के बाद ये कांग्रेस छोड़ देती है, आजादी के बाद क्या करती है, कांग्रेस छोड़ देती है और कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लेती है ना, और फिर क्या करती है, नेहरू और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में एक सेतु का काम करती है। अगर कोई कंफ्यूजन वगैरह हुआ तो उसको क्लियर करने का काम कौन करती है, अरुणा आसिफ अली। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या होगा बेटे, विष्णी देवी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटे, सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे अरुणा आसिफ अली, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को जरा समझने का प्रयास करेंगे हम बेटे। इसमें क्या कह रहा है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने
होम रूल लीग की किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? अब आपको पिछले 3 लेक्चर्स में मैंने पूरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कवर किया है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब सूरत में 1907 में जो सूरत अधिवेशन होता है, तो सूरत अधिवेशन में क्या होता है, नरम दल और गरम दल के बीच में विवाद बढ़ता है और गरम दल क्या करते हैं, कांग्रेस छोड़ देते हैं। तो इसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। तो छोड़ने के बाद क्या होता है, ये लोग इंडिविजुअल लेवल पे या एक संगठन, आपसी संगठन बनाकर स्वतंत्रता आंदोलन में गरम दल वाले काम कर रहे होते हैं। लेकिन 1916 में स्पेशली क्या होता है, होम रूल लीग की स्थापना करते हैं कौन, बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? तो ऑप्शन है हमारे पास क्या, बंबई, नागपुर, पूना। इसका क्या सही आंसर क्या होगा, बताओ कमेंट करके, इसका सही आंसर क्या होगा, बंबई। चलो बंबई को डिस्कस करते हैं। बंबई में क्या हुआ था, बंबई जो था वहां पर बाल गंगाधर तिलक कहां से बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र, बंबई से ही बिलोंग करते थे। तो यहां से तो ये बिलोंग करते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, होम रूल की स्थापना नहीं की थी। ठीक है, नागपुर 1907 में क्या होता है बेटे, सूरत में अधिवेशन होता है, लेकिन गरम दल वाले क्या चाह रहे थे, नागपुर में अधिवेशन हो, लेकिन होता कहां पर है, सूरत में अधिवेशन होता है। ठीक, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग है। अब आता है पूना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पूना। पूना में क्या हुआ था, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है, कहां पर, होम रूल लीग की स्थापना होती है पूना में। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, इसके जो अध्यक्ष बनते हैं, इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, इसके अध्यक्ष बनते हैं जोसेफ बटिस्टा। जोसेफ बटिस्टा को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है ना, और इन्हीं के अध्यक्षता में क्या होता है, होम रूल लीग की स्थापना होती है, और 6 जगहों पर इनका संगठन फैलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पैन इंडिया नहीं हो पाता है, यानी पूरे भारत में यह संगठन नहीं फैल पाता है। एनी बेसेंट द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, कहां पर, मद्रास में, तो वो जो था वो पूरा पैन इंडिया होता है, पूरे भारत में वो फैलता है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग बस महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र है ना, पूना, कर्नाटका, मध्य प्रांत, बस इन्हीं जगहों पर क्या होता है, ये फैल पाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, पूना, ऑप्शन सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है बेटे, हाँ, इसमें पूछ रहा है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी यानी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन होगा, इसका सही उत्तर, अब देखो 1857 में क्या होता है, भारत का क्या होता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। ठीक है ना, जिसमें झांसी की रानी भी क्या करती है, पार्ट लेती है। तो झांसी की रानी जो होती है लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी वर्सेज, यानी झांसी की रानी का युद्ध किससे होता है, जनरल, जो अंग्रेज का जनरल होता है ह्यूज, क्या होता है, ह्यूज रोज, है ना। तो इनके बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। ठीक है, बड़ी मुश्किल से ह्यूज रोज, है ना, चूंकि झांसी की रानी के पास सैनिक भी कम थे, आधुनिक हथियार की भी कमी थी, इसकी वजह से क्या होता है, जनरल ह्यूज रोज यह युद्ध जीत जाता है। लेकिन जीतने के बाद भी वो ये स्टेटमेंट देता है ना, जीतने के बाद भी वो ये स्टेटमेंट देता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ह्यूज रोज, यानी ऑप्शन सी। चलिए तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले जरा बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7।
जरा इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग बेटे, इसमें क्या कह रहा है। चलिए, अब इसमें कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, लेबर मिनिस्टर है ना, कौन थे। जवाहरलाल नेहरू की जो अस्थायी सरकार बनी थी, आप लोगों को बताया था मैंने अस्थायी सरकार के बारे में, है ना, इंटरिम गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट, है ना, अस्थायी सरकार, इसका गठन कब हुआ था, 1946 में। मैंने आपको पढ़ाया था, रॉयल नेवल म्यूटिनी हुआ था, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस का असर काफी ज्यादा हो गया था, और जो लाल किला पे ओपन ट्रायल हो रहा था भारत आजाद हिंद फौज के क्या पूछ रहे हो बेटे, गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना। तो हाँ, तो 1946 में जो रॉयल नेवल म्यूटनी हुआ था और लाल किला पर जो ओपन ट्रायल हुआ था और सजा सुनाई गई थी, है ना, तो उसके विरुद्ध लोगों में क्या हुआ था, काफी भावना भड़क गई थी और विद्रोह हो गया था। और यह विद्रोह धीरे धीरे फैलकर क्या हुआ था, मुंबई से मद्रास से कराची तक, है ना, अन्य शहरों में ये विद्रोह फैलने लग गया था। अंग्रेज को फिर से क्या आ गया था, 1857 की याद आ गई थी, है ना, और इसकी वजह से क्या हुआ था बेटे, वो काफी डर गए थे, है ना। और आनन फानन में चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनकी अर्थव्यवस्था भी पूरी तरीके से तबाह कर दी थी हिटलर ने, तो आनन फानन में वो क्या करते हैं, भारत के साथ साथ कई देशों को आजादी की घोषणा वो करते हैं। चलिए, तो इसमें हम देखेंगे कि जवाहरलाल, तो उसी वक्त क्या होता है 1946 में, है ना, आनन फानन में रॉयल नेवल म्यूटनी के बाद अस्थायी सरकार की, है ना, कब, 2 सितंबर, और म्यूटनी कब हुआ था, मैंने आपको बताया था फरवरी 1946 में, ठीक। अब देखो फरवरी 1946 में, ठीक, और गठन कब हो रहा है, 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। तो आप इसके ऑप्शंस को जरा समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास सी राजागोपालाचारी, ठीक है, जगजीवन राम, अरुणा आसिफ अली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आंसर इसका, सी राजागोपालाचारी को देखते हैं। तो सी राजागोपालाचारी जो थे, ठीक है, ये गांधी भक्त थे, है ना, और सी राजागोपालाचारी क्या थे, गांधी भक्त थे, और है ना, और क्या होता है बेटे, और ये जो है इन्हीं के अध्यक्षता में, बेटे, है ना, इन्हीं के अध्यक्षता में अस्थायी सरकार का गठन होता है, अस्थायी सरकार का गठन होता है, किसकी अध्यक्षता में, सी राजगोपालाचारी की अध्यक्षता में। कब, 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को अस्थायी सरकार का गठन करते हैं। ये कोई भी ना ही अस्थायी सरकार में और ना ही अस्थायी सरकार जो कि स्वतंत्रता के बाद बनती है, उसमें किसी में भी ये बेटे जो है कि आपको मंत्री नहीं रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये भारत के प्रथम है ना, भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं, ठीक है। माउंटबेटन भारत से जाता है और माउंटबेटन के जाने के बाद कौन गवर्नर जनरल बनता है, सी राजागोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये गवर्नर जनरल कैसे बने, और ये कब से कब तक, 1946 से लेकर के 1950 तक ये गवर्नर जनरल रहते हैं, सॉरी 1948 से लेकर के। तो अब पूछो कि सर स्वतंत्रता होगी तो ये गवर्नर जनरल का पद था क्या, तो देखो स्वतंत्रता की जगह कहना है कि ट्रांसफर, पावर का ट्रांसफर हुआ था, है ना, अंग्रेज से पावर भारतीयों को ट्रांसफर किया गया था। लेकिन अभी भी क्या था, अभी भी जो हेड ऑफ स्टेट थी भारत की, वो अभी भी, है ना, क्वीन थी, ब्रिटेन की क्वीन ही थी, है ना। और ये 1956 में जाकर के खत्म होता है ये पूरा सिस्टम, है ना, ये 1956 में जाकर, तो क्या होता है, भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बनते हैं। अरुणा आसिफ अली कोई मंत्री रहती नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कि वो क्या करती है, कांग्रेस से भी इस्तीफा दे देती है और कम्युनिस्ट पार्टी बना लेती है, कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लेती है, ठीक है ना। तो सी राजगोपालाचारी तो नहीं होगा, अरुणा आसिफ अली भी नहीं होगी, है ना, क्योंकि ये भी कोई मंत्री नहीं होती।
अब आता है हमारे पास जगजीवन राम। अब हमारे पास क्या है ऑप्शन, जगजीवन राम। तो जगजीवन राम के बारे में जरा देख लेते हैं, ये कौन थे, है ना। तो इनको फेमसली क्या कहा जाता है, बाबू जगजीवन राम के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये कहाँ से ताल्लुक रखते थे, ये बिहार से ताल्लुक रखते थे, है ना, ये बिहार से ताल्लुक रखते थे। तो इनको क्या किया जाता है, इनको श्रम मंत्री बनाया जाता है, किसमें, अस्थाई सरकार में, है ना। अस्थाई सरकार में क्या बनाया जाता है इनको, श्रम मंत्री। और जब स्वतंत्रता के बाद जो अस्थाई सरकार बनती है उसमें भी यही बनते हैं, कौन, श्रम मंत्री। कौन बनते हैं, बाबू जगजीवन राम। ठीक है। अब और ये सबसे कम उम्र के मंत्री बनते हैं और मंत्री होते हैं, और सबसे लंबे समय तक यही मंत्री रहते, सबसे लंबे समय तक यही मंत्री होते हैं, लगभग 30 साल तक। आपको जान के आश्चर्य होगा, 1971 में जब क्या होता है, भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, भारत पाक युद्ध होता है, और क्या होता है, बांग्लादेश बनता है ना। तो उस वक्त भारत के रक्षा मंत्री कौन होते हैं, बाबू, यही जगजीवन राम। कौन होते हैं, बाबू जगजीवन राम। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होता है बेटे सही, बाबू जगजीवन राम, है ना, यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग बेटे। हाँ, इसमें क्या कह रहा है जरा ये देखते हैं। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, है ना, चंपारण जिसको कि एग्रेरियन एक्ट भी कहा जाता है ना, यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। चलिए, तो हमारा ऑप्शन है मई, नवंबर, फरवरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसको जरा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो बेटे हमने आपको पढ़ाया था, है ना, पिछले 3 लेक्चर्स में से जब गांधी ने एरा पढ़ा रहे थे, जब गांधी जी क्या होते हैं 1915 में भारत आते हैं, भारत का भ्रमण करते हैं, और 1917 में ये ना एक राज शुक्ला नाम के एक व्यक्ति होते, राजकुमार शुक्ला नाम के व्यक्ति, जो कि क्या होते हैं, किसानों के ही नेता होते हैं, वो, है ना, लखनऊ अधिवेशन कब होता है, कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है, जिसमें क्या होता है, नरम दल और गरम दल वाले वापिस एक हो जाते हैं। तो लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला, क्या नाम होता है इनका, राजकुमार शुक्ला, ये किनसे मिलते हैं, ये गांधी जी से मिलते हैं, और गांधी जी को बिहार की वस्तु स्थिति के बारे में, चंपारण की जो समस्या होती है इसके बारे में क्या होता है, बताते हैं राजकुमार शुक्ला, है ना। और गांधी जी 1917 में चंपारण आते हैं, और चंपारण आकर के क्या होता है, वहां की समस्या को समझते हैं। ठीक है ना। तो वहां क्या होता है बेटे, जब वहां की समस्या को समझते हैं तो वहां क्या चल रहा होता है, आपको मैंने पढ़ाया था कि वहां 3 कठिया प्रणाली नाम की एक शोषणकारी प्रणाली चल रही होती है। 3 कठिया प्रणाली क्या होता है कि किसानों को 3/20 हिस्से, यानी कि 15% जो उनका जमीन होता है उस पर जबरदस्ती नील की खेती की नील की जो है बेटे खेती करनी होती है, नील की खेती करनी होती थी। और इसमें क्या होता था कि प्रोडक्शन के बाद, है ना, बहुत ही कम दरों पर ये लोग जबरदस्ती खरीद लेते थे, है ना। और 1867 में क्या होता है कि इनसे ये यूरोपीय नील बागान के जो स्वामी होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनसे जबरदस्ती ये 3 कठिया प्रणाली वाला सिस्टम साइन करवा लेते हैं। ठीक है, जबरदस्ती साइन करवा लेते हैं, और फिर क्या होता है, जबरदस्ती जब साइन करा लेते हैं तो फिर क्या होता है,
इनको मजबूरन अपने 3/20 हिस्से यानी कि 3 कठिया 15% हिस्से पर नील की खेती करनी होती है। अब नील की खेती क्या होता है, जमीन को बंजर बना देता है, बेकार बना देता है ना। आप उस पर फिर से क्या कर सकते हो, उगाही नहीं कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, किसानों को समस्या होती है। तो गांधी क्या करते हैं, सत्याग्रह शुरू करते हैं, चंपारण सत्याग्रह जिसको हम लोग जानते हैं, है ना। और वो उसकी वजह से क्या होता है, अंग्रेजों पर दबाव बनता है और अंग्रेज क्या करते हैं, इसके विरुद्ध, है ना, एक जांच कमेटी का गठन करते हैं, जिसके सदस्य कौन बनते हैं, गांधी जी भी बनते हैं। और ये जांच कमेटी कब अपना रिपोर्ट देती है, 1918 में अपना रिपोर्ट देती है ना। कब, अक्टूबर अक्टूबर 1918 में, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, यहाँ अक्टूबर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नवंबर गलत, फरवरी गलत, है ना, नवंबर गलत, फरवरी गलत, नवंबर गलत, फरवरी गलत, है ना। अब मई, 1 मई 1918 को इस कानून पर गवर्नर हस्ताक्षर करते हैं, गवर्नर हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन इसको पारित कब किया जाता है, इसको पारित किया जाता है अक्टूबर 1918 में, ठीक है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक, ये भी गलत होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके सही आंसर को हमें याद रखना है, अक्टूबर 1918। पिछले साल बीपीएससी के एग्जाम, टीआरई के एग्जाम्स में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है ये, ठीक है ना बेटे। चलो, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। चलिए, ये क्वेश्चन कवर हो गया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, जरा इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसमें कह रहा है बेटे, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलो, तो ऑप्शन ए को जरा सा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि आपको मैंने बताया था ना कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट था 1940 में लॉन्च किया जाता है। उसमें क्या होता है कि पहले ग्रुप वे में सत्याग्रह हो रहा होता है, लेकिन इसको चेंज करके एक नया फॉर्मेट अपनाया जाता है, जिसमें क्या होता है बेटे कि एक व्यक्ति सत्याग्रह करेगा, है ना। तो इस फॉर्मेट में क्या होता है, इस फॉर्मेट में जो सबसे पहले सत्याग्रही होते हैं, है ना, इसमें पहले सत्याग्रही कौन होते हैं, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन होते हैं, विनोबा भावे, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक। दूसरे कौन होते हैं, दूसरे सत्याग्रही कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू होते हैं। और तीसरे कौन होते हैं, तीसरे होते हैं ब्रह्मदत्त। तीसरे कौन होते हैं, ब्रह्मदत्त। तीसरे कौन होते हैं, ब्रह्मदत्त। तो अब इसमें क्या कह रहा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त तो दूसरे सत्याग्रही थे, तो ये ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। ब्रह्मदत्त कौन थे, ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। चलिए, अब आता है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, है ना। तो अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स नाम की जो बुक थी, इसको लिखा किसने था, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। राजेंद्र प्रसाद ने कौन कौन सी बुक लिखी थी, आपको बताया मैंने, आत्मकथा, बापू के कदमों में, है ना, सत्याग्रह एट चंपारण, इंडिया डिवाइडेड, आदि आदि। अब हमारा क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, बिल्कुल सही। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, इंडियन स्ट्रगल नाम की एक बुक लिखी थी, एक किताब लिखी थी, ठीक है ना। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे कुछ समझ में नहीं आता, पल्लवी थोड़ा रेस्ट कर लो, ये रिकॉर्डेड होगा, बाद में देख करके समझ लेना। कोई क्वेश्चन होगा तो आप डाउट सेशन हम लोग रखेंगे, उसमें आप
पूछ सकते हो। तबीयत ठीक नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है, समझ में नहीं आएगा, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होगी, तो आप क्या कर सकते हो, रेस्ट कर लो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तीनों क्लास में कवर किया गया हुआ है, इसको आप उसमें भी देख सकते हो। ठीक है, और तबीयत खराब है तो रेस्ट करना जरूरी है। तो अब बंच ऑफ, हाँ, तो ये आपका क्लियर हो गया। तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक, ये भी नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस, है ना, द इंडियन स्ट्रगल का लेखन। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा बी। पल्लवी, आपने अगर पिछला लेक्चर्स कवर किया होगा तो इसको समझने में मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 10। आराम कीजिए, ठीक है, तबीयत खराब हो तो आराम करना चाहिए। चलिए, तो इसको जरा देखते हैं। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? चलो, तो बेटे मैंने आपको पढ़ाया था ना गया अधिवेशन, ठीक है, तो इसमें यहां सवाल पूछ रहा है कि बिहार के किस जनजाति ने गया अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो देखते हैं बेटे ये गया अधिवेशन हुआ कब था। तो ये गया अधिवेशन जो कांग्रेस का था, ये गया अधिवेशन कब हुआ था, 1922 में। किसकी अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षता किसकी थी, है ना, सीआर चित्तरंजन दास किसके पॉलिटिकल गुरु थे, सुभाष चंद्र बोस के। ठीक है ना, तो अब हमारा सवाल पूछ रहा है कि बिहार की किस जनजाति ने, है ना, कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है बेटे, तो हमारे पास ऑप्शन है संथाल और सन्यासी, उराव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलो, तो जरा संथाल प्रजाति के बारे में जानते हैं। संथाल जो होते हैं बेटे, ये आज भी झारखंड में पाए जाते हैं, है ना। झारखंड में एक पूरा का पूरा एक संथाल परगना का एरिया है। संथाल परगना नामक एक एरिया है जहां पर संथाल जनजाति के जो आदिवासी हैं ये लोग वहां पर रहते हैं। संथाल प्रजाति के जो लोग होते हैं वो प्रकृति के पूजक होते हैं, है ना, प्रकृति पूजक होते हैं। ठीक है, हम सब प्रकृति पूजक ही हैं। जो भी सनातन धर्म में से जो भी जुड़ा है, सनातन धर्म का मतलब है प्रकृति की पूजा, है ना। और हम सब क्या है, एक ना एक वक्त आदिवासी ही थे। हम आदिवासी थे, जंगलों में ही हम पल बढ़ रहे थे, वहां से निकल के क्या हुआ, हम शहर बसाने लगे, गांव बसाने लगे। ठीक है, तो ये संथाल वाले जो थे, संथाल ये कहाँ थे, ये प्रकृति पूजक होते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, 1855 से 1856 के बीच में एक विद्रोह किया था। किसके खिलाफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। इन्होंने एक विद्रोह किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। क्यों, क्योंकि इनसे जबरदस्ती टैक्स वसूली की जा रही थी, इन पे जबरदस्ती की जाती थी, है ना, और इनके धार्मिक मामलों को भी आहत किया जाता था ईसाई मिशनरियों के द्वारा। तो इसको लेकर के इन्होंने क्या किया था, 1855 से लेकर के 1856 में विद्रोह किया था। ठीक है ना, तो अब गया अधिवेशन कब है, गया अधिवेशन 1922 में है, और ये इन्होंने विद्रोह कब किया, 1855 से 56 में। तो इसका आंसर संथाल नहीं होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं सन्यासी। अब सन्यासी वाला जो एरा है, तो सन्यासी वाला जो एरा है ये कब होता है। अब सन्यासी कौन होते हैं, आप सब जानते हैं, है ना, हिंदू धर्म में सन्यासियों का क्या है, काफी महत्व है। ठीक है, तो इनका जो आंदोलन चलता है बेटे, ये 1763 से लेकर के 1800 के बीच में चलता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो कंपनी होती है, कौन कंपनी, जब भी बोले तो समझो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, इन पर देखो ये कितने गिरे हुए लोग होते हैं, अंग्रेज कितने गिरे हुए थे, इनकी मानसिकता कितनी क्षुब्ध थी, ये भारतीयों को क्या समझते थे पता नहीं। ठीक है ना, आज देखो, आज कर्मा रिटर्न्स है, आज उनके देश में देखो वही स्थिति हो रही है, पूरी तरीके से अनकंट्रोल्ड है, ब्रिटेन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है ना। और मिडिल ईस्ट वगैरह से जो मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या वहां पे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और उनमें और यूरोपियंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो जो काम आपने उस वक्त किया था 300-400 साल पहले, वो आज आपके साथ रिपीट हो रहा है। इसलिए कर्म हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए बेटे। ठीक है, तो
कंपनी क्या करती है इन पर, यात्रा टैक्स लगा देती है, यात्रा टैक्स लगा देती है। देखो कितने गिरे हुए लोग हैं, अंग्रेज गिरे हुए थे। अब सन्यासी तो यात्रा ही करेंगे ना बेटे, वो तो उनका कोई घर वर तो होता नहीं है, वो एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, है ना। और यात्रा करके क्या करते थे, भिक्षा लेकर के अपना, भिक्षा लेकर अपना पेट भरते थे। तो अंग्रेज कंपनी ने क्या किया, यात्रा टैक्स लगा दिया और भिक्षा लेने पर भी रोक लगा दी, और कहा कि भाई भिक्षा अगर लोगे तो ठीक है, लेकिन उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। सोच के देखो कि भाई क्या मानसिकता थी अंग्रेजों की, ठीक है। तो ये था सन्यासी आंदोलन। उसके बाद आता है आपका, तो ये 1763 से 1800 के बीच में हुआ, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये बात हो रही है गया अधिवेशन में किस जनजाति ने भाग लिया था, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है उड़ाव जनजाति। अब उड़ाव जनजाति को जरा समझते हैं। उड़ाव जनजाति कहाँ है, तो ये आज के झारखंड में, है ना, आज के झारखंड में, है ना, ये जनजाति है झारखंड। उस वक्त तो बिहार झारखंड में ही था, तो बिहार ही कह सकते हैं, बिहार, असम, उड़ीसा, इन सब जगहों पर ये उड़ाव जनजाति के लोग क्या है, रहते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, ये गांधी जी से प्रभावित होकर 1914 में क्या करते हैं उड़ाव जनजाति वाले, एक आंदोलन शुरू करते हैं। 1914 में क्या करते हैं, एक आंदोलन शुरू करते हैं, है ना, ठीक है। और इस आंदोलन, ये आंदोलन तो ताना भगत आंदोलन इसका नाम होता है, ठीक है, ताना भगत आंदोलन, ठीक है। अब ये आंदोलन क्यों हो रहा होता है, ये आंदोलन हो रहा होता है आदिवासी टैक्स के विरोध में, ठीक, आदिवासी टैक्स के विरोध में। और क्या हो रहा था, और किस लिए, है ना, इन जबरदस्ती इनसे काम करवाया जाता था। आदिवासी थे, इनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं था, तो क्या होता था, जबरदस्ती इनसे काम करवाया जाता था, ठीक है बेटे। चलो, उसके बाद इनकी धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया जाता था, किसके द्वारा, ईसाई मिशनरियों के द्वारा, ईसाई मिशनरियों के द्वारा। इनको क्या कहा, इनको क्या करा जाता था, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, है ना। कहा जाता था कि आप धर्म परिवर्तन करके क्या बन जाइए, ईसाई बन जाइए। तो इसके विरोध में ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है ना। ताना भगत आंदोलन, इसके विरोध में क्या हुआ था बेटे, इसके विरोध में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए, अच्छा, भगत, तो इन्होंने अपने टाइटल में क्या किया, भगत लगाना शुरू कर दिया। क्यों, भगत का मतलब क्या होता है, ईश्वर के भक्त। तो इनका कहना था कि हम कोई ईसाई नहीं बनेंगे, हम जो हैं ठीक है, हम प्रकृति पूजक हैं, हम आदिवासी हैं, हम हिंदू हैं, हम ठीक है, हम अपने धर्म को नहीं बदलेंगे। और इन्होंने उल्टा क्या किया, भगत टाइटल लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उड़ाव जनजाति के ही जो लोग थे, जो ताना भगत आंदोलन कर रहे थे, वो लोग क्या होते हैं, गया अधिवेशन में, है ना, गया अधिवेशन में क्या करते हैं ये लोग, भाग लेते हैं। गया अधिवेशन के बाद जो कानपुर अधिवेशन होता है, उसमें भी ये लोग भाग लेते हैं, ठीक है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ये लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उड़ाव जनजाति, ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी कौन मैच सही से कर रहा है। चलिए, तो यंग इंडिया, महात्मा गांधी, इंडियन स्पेक्टेटर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एडवोकेट ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसको जरा डिस्कस करते हैं। यंग इंडिया, ठीक है। तो अब चूंकि ये पत्रकारिता की बात है, तो महात्मा गांधी जो होते हैं, महात्मा गांधी ये कौन कौन सी पत्रिका चला रहे होते हैं, यंग इंडिया, यंग इंडिया, और कौन कौन सी पत्रिका होती है इनकी, नवजीवन, नवजीवन और हरिजन, हरिजन, इस नाम की पत्रिका चला रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन स्पेक्टेटर, इंडियन स्पेक्टेटर नाम की जो पत्रिका होती है, इसको बेहराम जी मालाबारी नाम के व्यक्ति संचालित कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो होते हैं बेटे, ये कौन से अखबार को चला रहे होते हैं, बंगाली पत्रकारिता और इंडिया इन मेकिंग, क्या, इंडिया इन मेकिंग, ठीक है।
तो ये गलत है। उसके बाद आता है एडवोकेट ऑफ इंडिया, है ना, तो एडवोकेट ऑफ इंडिया बाई दादा भाई नौरोजी, ये भी गलत है। कैसे? एडवोकेट ऑफ इंडिया जो पत्रिका होती है इसको डीडी बसु नाम के व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है। दादा भाई नौरोजी जो होते हैं, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पत्रिका को संचालित कर रहे होते हैं, है ना, उसमें लेख लिखते हैं। और तब हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यंग इंडिया महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तकों के बारे में भी जरा देख लेते हैं। ये काफी एग्जाम्स में पूछता है। तो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक में से कौन कौन सी पुस्तक है? महात्मा गांधी जो होते हैं वो इनकी जो पुस्तक होती है बेटे, उसमें ये लिखते हैं, इनकी जो प्रथम पुस्तक होती है हिंद स्वराज, है ना, जिसमें वो क्या करते हैं, ब्रिटिश संसद को, है ना, बांझ और काफी दूसरे तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। चलिए, उसके अलावा गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक बुक भी लिखते हैं। उसके अलावा क्या लिखते हैं? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य का प्रयोग। ये तो बिल्कुल पढ़ने लायक पुस्तक है बेटे। चलिए, उसके बाद इन सारी पुस्तकों का ये निर्माण लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यंग इंडिया महात्मा गांधी। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना बेटे। हो गया क्या टाइम? तो बेटे आपका और क्वेश्चंस भी है यहाँ पर, ठीक है ना, और क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि इन सबको आप लोग जरा बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है, खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। फिर हम लोग अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वह सफल रहा था? कपास मिलों के कर्मचारियों वाला, बरदौली सत्याग्रह, खेड़ा खेतिहारों के सत्याग्रह। तो आपको पढ़ा चुके हैं इसके बारे में। कपास मिलों वाले में गांधी जी थे, बरदौली सत्याग्रह क्या था उसके बारे में आप देखिए, और खेड़ा के समर्थन में गांधी जी नहीं किया था 1918 में। तो इसको भी जरा आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। हाँ, और पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, उसमें आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आप लोग इसमें क्या कीजिएगा, अपने से इसको सॉल्व कीजिएगा, और जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा उसमें हम लोग इसको जो है और डिटेल में, हाँ, डिटेल में जो है डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? 1932 वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद आपको पढ़ाए थे, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो बेटे ये जो चैप्टर था इसको मैंने आपको बताया कि 3 लेक्चर्स लेकर के मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है कि देखिए, और इसके एमसीक्यूज को कुछ डिस्कशन करा, और नेक्स्ट क्लास में कुछ डिस्कशन होगा उसको भी आप लोग देखिए। और इसके अलावा अन्य जो और भी क्लासेस हैं, साइंस के क्लासेस, सोशल साइंस के क्लासेस, उसके अलावा आपको यहाँ पे रिवीजन बैचेज भी अवेलेबल है, ठीक है ना। एडवांस मैथ्स, है ना, रीजनिंग और साइंस मॉक टेस्ट वगैरह, ये सारा का सारा अवेलेबल है। तो इसके लिए आप लोग बेटे प्लीज़ जो है कि एप्लीकेशन में इनरोल कीजिए, ठीक है ना। और जो काफ़ी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं उसको भी आप लोग, है ना, उठाइए एप्लीकेशन में इनरोल करके। चलिए, थैंक यू। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। दिस इज डॉक्टर अंशुमान कश्यप साइनिंग ऑफ।